नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। और इस समय हमारे साथ किसनी विधानसभा से विधायक ब्रिजेश कठेरिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज हम विधानसभा में हैं, बजट सत्र भी चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप आज आए हुए हैं यहाँ पर, और किसनी विधानसभा की अगर खास तौर पर बात की जाए तो वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? हमारे यहाँ किसनी विधानसभा में जब मेरी समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की थी, जो बन के तैयार हो गया और आज उसके खिड़की दरवाजे टूटने लगे हैं। मैंने कई बार इस बात को सदन में भी लाई, लेकिन इसके बावजूद आज तक उसमें कक्षाएं प्रारंभ नहीं की और पूरी सरकार का इतना सारा पैसा लगने के बाद बिल्डिंग टूटती जा रही है। कम से कम सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और उसमें चूँकि बिल्डिंग बन चुकी है तो कम से कम उसमें कक्षाएं शुरू करना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ समान पक्षी विहार देश और दुनिया का बड़ा स्थान है और उसके लिए भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 150 करोड़ रुपया वहाँ किसानों के मुआवजे के लिए दिया था, जो आज भी मुख्यालय पे पड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी 1 रुपया भी किसानों को नहीं दिया जा रहा और वो मनमाने तरीके से उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं और कम से कम 1000 बीघा ज़मीन जो किसानों की थी, जिसकी सन 1962 से उगाई और आमपासी किसान दे रहे हैं, उस ज़मीन को भी किसानों से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है और 1 पैसा भी उनको हर्जाने का नहीं दिया जा रहा है। जबकि किसानों की ये मांग है कि उसके सर्किल रेट बढ़ा करके उसका 4 गुना करके उनको मुआवजा दिया जाए, जो नहीं दे रही है। अभी हमारे जनपद मैनपुरी में करेल चुनाव से पहले 3 सितंबर को लगभग 22 मार्गों का शिलान्यास किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये देखिए पटिया की फोटो और ये दिया है। 22 मार्गों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। आप पेपर की कटिंग भी ले आए हैं? बिल्कुल, ये है। और हिंदुस्तान की पेपर कटिंग। और उन 22 मार्गों के टेंडर भी पड़ गए। इसके बाद जब इन्हें ये पता चला कि वो सभी प्रस्ताव हमारी लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी के द्वारा दिए हुए प्रस्ताव हैं, उसके बाद वो सारे टेंडर रोक दिए गए और आज तक वो टेंडर नहीं पड़ने दे रहे और सरकार वो निर्गत की हुई धनराशि को वापस लेकर के काम नहीं कराना चाहती है। जैसे आज मैं सदन में भी रखना चाह रहा था, लेकिन आज चूंकि हमारा क्वेश्चन निरस्त हो गया, अब आगे मौका मिलेगा तो मैं ये बात रखूंगा। अच्छा, चूंकि मैनपुरी और किसनी की अगर बात की जाए तो किसने से विधायक आप हैं, मैनपुरी की अगर बात की जाए तो डिम्पल यादव वहाँ की सांसद हैं, इससे पहले नेताजी भी रहे हैं। पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठता है, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठता है, तो क्या विपक्ष कमजोर पड़ जा रहा है अपनी आवाज को उठाने में? नहीं, कतई कमजोर नहीं उठता है। आप पता कर लीजिए, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य हुए वो कम से कम मील का पत्थर साबित हुए हैं। और आज जो मैनपुरी के अंदर, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो या विद्युत उपकेंद्र हो अथवा संपर्क मार्ग हो, पीएससी अथवा सीएससी हो, जो कुछ भी अगर आज मैनपुरी में दिखाई देता है वो केवल समाजवादी पार्टी के द्वारा। लेकिन अब चूंकि 7 वर्ष से सरकार नहीं है, रोडें टूट गई हैं, रोडों का बुरा हाल है और ये सरकार डंका पीट रही है, कांवड़ियों पे फूल बरसा रही है और पूरे जनपद में मात्र एक मेरी विधानसभा में मार्ग है जो किसनी रामनगर से बिशुनगढ़ तक, यही मार्ग केवल कांवड़ यात्रा वाला मार्ग है, जिससे कांवड़िए अपना गंगा जल लेकर के गुजरते हैं। पूरे जनपद में इकलौता मात्र है ये संपर्क मार्ग। इसके और इसका बजट, इसका एस्टीमेट सरकार में पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इसका भी पैसा स्वीकृत नहीं कर रही है। तो मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार बहुत ही पक्षपात तरीके से काम कर रही है और कहती कुछ है और करती कुछ। जैसे अब कहते तो यही है कि पूरे गड्ढा मुक्ति का कितना पैसा स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, इतने स्मार्ट सिटी बनाने का, तो कभी स्मार्ट गांव बनाने की बात करती है। लेकिन इसके बावजूद आज सही बात तो यह है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गांव की गलियां माननीय जनेश्वर मिश्र के नाम से
या अम्बेडकर ग्रामीण विकास योजना के नाम से जो तमाम या हम लोगों की जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सीसी के कार्य किए गए थे, आज वो सारी की सारी रोडें तोड़ फोड़ दी गई है और कोई उन्हें बनाने को तैयार नहीं है और ना ही ये सरकार कोई बात जनहित की सुनने को तैयार है। भाषा को लेकर कल जुबानी जंग हुई, लड़ाई कठमुल्ले तक आ गई, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश गंगा जमनी और इस जो भाषा इस्तेमाल की गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, ये जनपद, ये हमारा प्रदेश जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है। हमारा प्रदेश देश में सर्वाधिक आबादी वाला है। हमारे प्रदेश से बराबर या उससे छोटे बहुत सारे देश हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का एक अपने आप में अलग महत्व है। मेरे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो भाषाएं लागू की है उसका विरोध नहीं किया था, हम उनका स्वागत करते हैं क्षेत्रीय भाषाओं का, लेकिन जिस अंग्रेजियत को हटाने के लिए, जिन अंग्रेजों को हटाने के लिए हमारे देश ने कुर्बानियां दी हैं, नौजवानों ने कुर्बानियां दी हैं, कम से कम हम लोगों ने उस अंग्रेजी भाषा का विरोध किया था। लेकिन उसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषा यूज की है, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए थी। वो भाषा जिस भाव के साथ उन्होंने व्यक्त की है, कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि इस देश में वीर अब्दुल हमीद भी रहे हैं और कितने लोग ऐसे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग रहे हैं, और ये भाषा बोल के कम से कम वो क्या चीज दर्शाना चाहते हैं, इससे साफ स्पष्ट है कि सरकार की मानसिकता लोगों को बंटवारा करके, उन्हें अलग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने, ये अंग्रेजों की अंग्रेजी थी जिसका आपने विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये आप लोगों का सिर्फ दिखावापन है और आप लोग ये जानबूझकर इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि आप लोग ज़्यादा जो है वो उर्दू को प्रमोट करते हैं, बाकी जो और भाषाएं हैं उनको आप पीछे करना चाहते हैं, उन लोगों को पीछे करना चाहते हैं। जहां तक उर्दू की बात है, उर्दू भी हमारी हिंदी भाषा की छोटी बहन है। मैंने तो उर्दू की भी बात की और संस्कृत की भी बात की। और आप लोगों के बच्चे भी बाहर जाकर जो है वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते हैं, आप लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं। पढ़ना पढ़ाना वो एक अलग विषय है, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये मंदिर है। ये वो मंदिर है जिस मंदिर में जनमत के द्वारा जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं। यहाँ पर किसी भाषा, और वो ऐसी भाषा जिसने देश में गुलामियत पैदा की हो, कम से कम उस भाषा का यहाँ पर संचालन हो, इसका विरोध किया था। बाद बाकी हमने ये भी कहा कि उर्दू भी हमारी हिंदी की छोटी बहन है, वो भी लागू हो, संस्कृत भी लागू हो, और जो इंग्लिश से हट करके जो और भाषाएं जो लागू गई है, हम उनका स्वागत करते हैं। कल आपके कुछ विधायक दल के जो आपके सहयोगी हैं, जैसे अतुल प्रधान और कई विधायकों ने कल जंजीर पहना हुआ था और आज गन्ने ले आए थे, किसानों के मुद्दों को उठाया। क्या लग रहा है कि आप लोग जो मुद्दा विपक्ष एकदम मजबूती से उठा रहा है विधानसभा में, उस पर भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की बातों को मानने की कायम रहेगी और आपके मुद्दों को जिस तरीके से आप लोग उठा रहे हैं उस पर काम करेगी? अब हम चूंकि विपक्ष में हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता की बातों को रखा जाए। रखने का हमारा अपना अलग तरीका है, लेकिन अब सरकार कितना ध्यान देती है इसका आकलन जनता को करना चाहिए था कि विपक्ष की भी सही बातों को मानती है या नहीं मानती है, ये आकलन भी तो जनता ही को करना है। बात बाकी तो हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, हम सब लोग निर्वाचित होके आए और सबकी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को दमदारी के साथ सदन में उठाए और सरकार से कम कम उन सही बातों का संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के जनहित के लिए काम करें। पीडीएफ अखबाड़ा आपका चौपाल लग रहा है, गांव-गांव में आप लोग जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। 24 में जो उपचुनाव हुआ उसमें चाहे मिल्कीपुर की बात कर लीजिए या अन्य सीटों की बात कर लीजिए, आप लोगों की हार हुई, लेकिन 27 में ये फॉर्मूला काम आएगा, मानते हैं आप? आपने ये भी देखा होगा कि मिल्कीपुर
और तमाम उपचुनाव का जो आपने उदाहरण दिया है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, आपके मीडियम के माध्यम से हमसे ज्यादा आपको जानकारी होगी, किस तरह लोकतंत्र की गला घोंट करके हत्या की गई, लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया। ऐसे ऐसे ऑडियो वायरल हुए हैं जहां पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करके पीठासीन अधिकारियों के द्वारा, आपने ऑडियो सुने होंगे, उनके द्वारा वोट डलाने का काम किया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। कम से कम इस जिन लोगों ने ये लोकतंत्र की स्थापना की थी, मेरे पूर्वजों ने, उनका सपना था कि यहाँ पर गरीब अमीर छोटा बड़ा सब का लोकतंत्र में बराबर अधिकार है। लेकिन सरकार सत्ता के नशे में आकर के भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष तो हमेशा कहता है कि जहां से आप लोग चुनाव जीतते हैं वहां आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े करते हैं, वहां आप लोग ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं करते हैं, वहां आप लोग ये नहीं कहते हैं कि संविधान का हरण हो रहा है। लेकिन जहां से आप लोग चुनाव हार जाते हैं वहां पर आप तमाम सारे सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं होते, आप चुनाव हार जाते हैं। आपने अगर एक मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट सुना होगा, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं ईवीएम मशीन का विरोधी था, विरोधी हूं और विरोधी रहूंगा। और ये जिस तरह आयोग का दुरुपयोग करके, जिस तरह ये अपनी पावर का दुरुपयोग करके ये जो लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, निश्चित रूप से इसके लिए जनता इन सब बातों पे ध्यान दे रही है। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि इस तरफ कम से कम सरकार संज्ञान ले और कम से कम इस तरह के कार्य दोबारा ना हो। अच्छा, अगर मैनपुरी ज़िले की बात कर ली जाए पूरे अगर, तो वहाँ छुट्टे जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हम सर्वे के लिए गए थे, तो आम जनता की समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे छुट्टे जानवर बहुत ज़्यादा हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर? कई बार माननीय मुख्यमंत्री, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमारे सदन में थे, उस समय हम लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश का एक डाटा सदन के पटल पर रखा गया था, जहां पर इन छुट्टा जानवरों से लोगों की हत्या हुई थी। हमने भी अपने यहाँ तखरऊ में, कुर्रा में और 2-3 जगह जहाँ घटना हुई थी, हमने भी वो साक्ष्य सदन के पटल पर रखे थे। लेकिन अफसोस की बात, ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी मृतक परिवार को 1 रुपए की भी कोई आर्थिक मदद नहीं की। और आज भी छुट्टा जानवर न केवल मेरे जनपद की या मेरे विधानसभा की, बल्कि पूरे प्रदेश की बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ आप चलिए बखतपुर बसंतपुर की तरफ, हमारे यहाँ चलिए आप चाला की तरफ, कम से कम 1000 नहीं 2-2 हजार 3-3 हजार की संख्या में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। अब तो ये हालत है कि लोग खेतों में भी जाने से डरते हैं। और कई बार ऐसी घटना हुई जहाँ लोग खेतों की रखवाली के लिए गए या खेत में काम करने के लिए गए, वहाँ छुट्टा जानवरों ने उन बेचारे कृषकों को, उन मजदूरों को घेर करके और उनकी हत्या कर दी। और ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार ने तो इसको कुछ दिखाई देता है, नहीं ये कुछ करती है न कुछ करना चाहती है। आप महाकुंभ गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। जाने का प्लान? नहीं, अब जाएंगे, पहले स्थितियां समझे, जाने की स्थिति तो बने, जाने की स्थिति तो ने वहां तो जाम लगाया, जो 2 घंटे का सफर है 20-20 घंटे में हो रहा है। कम से कम ऐसी स्थितियां तो बने कि वहां पहुंचा जाए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, मानते हैं आप? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि सरकार 100 करोड़ की व्यवस्था की बात करती है और प्रदेश की आबादी कितनी है, देश की आबादी कितनी है, प्रदेश की आबादी कितनी है, व्यवस्था 100 करोड़ की और वहां पर क्या हाल हुआ, कितने लोग चले गए। अब किसी बात को कहना अलग बात है, लेकिन जिस परिवार का भाई बहन बेटा, जिस परिवार का गया है, उस बेचारे को, उसके परिवारजन को, मृतक को बॉडी नहीं मिली, या जो व्यक्ति चला गया वो व्यक्ति या वो परिवार आज कितना दुखी है, ये शायद उससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और ये सरकार इसे कम से कम अभी तक, जहां एक दिन में 1 घंटे में स्नान करने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में बता देती है, वहां आज तक ये सरकार मृतकों की संख्या का डाटा जारी नहीं कर पाई, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार की कहनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। अगर बात कर ली जाए, क्योंकि आपने कुंभ की बात की, सुरक्षा व्यवस्था की बात की, लेकिन सरकार कह रही है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं और ये प्री प्लान था, किसी ने जानबूझकर इसको जो है वो करवाया गया है। नहीं,
जांच एक अलग विषय है, जांच हम भी चाहते, चलो जांच वो अलग विषय है। मैं कहता हूँ वो कौन सी इनके पास टेक्निक है जिससे 1 घंटा 1 दिन का ये डाटा 1 मिनट में तैयार कर लेते हैं। आज 1 करोड़ नहा गए, अब तक 20 करोड़ नहा गए, अब तक 40 करोड़ नहा गए, लेकिन आखिर इतनी बड़ी घटना जिसमें कई लोगों की जान चली गई और वो गिनती इन्हें नहीं याद आ रही है, वो गिनती ये सरकार नहीं बता पा रही है। आखिर इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, इन्हें बताना चाहिए। 27 के मुद्दे क्या होंगे, रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से चाहे हमारा पीडीए का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है, हम लोग पीडीए के नारा को लेकर, जनता की जरूरतों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से ये सरकार को बेदखल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हें मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप थे हमारे साथ किसनी विधानसभा से विधायक ब्रजेश कठेरिया जो जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी बातचीत की, इसके साथ ही साथ उन्होंने आज जिन मुद्दों को सदन में उठाने का प्लान किया था उन मुद्दों पर भी चर्चा की। खासतौर पर जो अगर किसनी विधानसभा की बात कर ली जाए तो वहाँ जो छुट्टे जानवर हैं, उसके साथ ही साथ तमाम सारे मुद्दे हैं। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनो टाइम्स।